नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और उसी परीक्षा की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आज राजस्थान जीके के जिसमें ज्योग्राफी है, कला एवं संस्कृति भी हैं, उसके अलावा इतिहास के भी है, वो सारे क्वेश्चन जो कि 40 मोस्ट टॉप क्वेश्चन जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है वापस से। और इनकी व्याख्या अगर साथ में देखेंगे तो ये 60 से 70% तक बन जाएंगे, क्योंकि हम व्याख्या में जानकारी लेने वाले हैं। क्योंकि जो प्रश्न होगा उस प्रश्न के जितना भी आगती पागती या फिर जितना भी उनके आसपास का प्रश्न बन सकता है उसके भी हम साथ में व्याख्या देखने वाले हैं। तो आप जरूर इस क्लास को देखिए, पूरे देखिए, और देखने के बाद में आप बताइए कमेंट करके कि ये क्लास आपको कैसी लगी। आपका समय ज्यादा खराब न करते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉप 40 क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा और हमारी ये सीरीज आगे भी लगातार जारी रहेगी और अगली सीरीज में और प्रश्न ऐड करते जाएंगे और ये क्लास सीरीज लगातार जारी रहेगी। करते हैं आज का पहला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न कई बार संत और संप्रदाय से कई बार एग्जाम में और प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न आखिर हर बार आता भी है, क्योंकि संत और संप्रदाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हर परीक्षा के अंदर राजस्थान में चाहे किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिएगा जिसमें संत और संप्रदाय से प्रश्न जरूर आता है। देखिए प्रश्न है, बखना जी, संत दास जी और जगन्नाथ दास जी और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था। प्रश्न है, जो ये संतों के नाम लिख रखे हैं उनका संबंध इनमें से किससे संबंध है। दादू पंथ से है, क्या लालदास जी संप्रदाय से है, या फिर जसनाथ जी संप्रदाय से है, या राम सनई संप्रदाय से है। तो इस प्रश्न का तो आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो गया, दादू पंथ से। ये जितने भी ऊपर संत आजकल नया ट्रेंड चल रहा है भाई, वो अगर संतों के नाम दे रहा है और फिर पूछ रहा है कि ये किस संप्रदाय से संबंधित है, इसी प्रकार से वो चित्रशैली में भी ऐसे ही पूछ रहा है। चित्रशैली के जो चित्रकार थे उनका नाम दे रहा है और वो पूछ रहा है किस चित्र शैली से ये संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न याद करना होगा। अब देखिए दादू पंथ, देखिए दादू जी जिसका जन्म अहमदाबाद के अंदर होता है, अहमदाबाद, ठीक है। राजस्थान के अंदर इनका नारायणा जो कि कहां पर है, जयपुर में पड़ता है। यहां पर इनकी प्रमुख पीठ है, ठीक है। इनके जो शिष्य थे उनके शिष्यों को 52 स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 52 स्तंभ। ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके शिष्य और कौन कौन से थे, तो देखिए रज्जब जी जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते, जीवन भर दूल्हे के वेश में, ठीक है। उसके अलावा और कौन थे, गरीबदास जी थे। उसके अलावा और कौन थे, तो सुंदरदास जी थे। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 52 स्तंभ। इनके जो उनका अलग दरबार, जो जहां पर इनकी सत्संग वगैरह होती थी उनको अलग दरबार नाम दिया गया, अलग दरबार। और जहां पर इनकी पूजा होती है वहां पर किसकी पूजा होती है, तो वाणी की पूजा होती है इनके। ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, वाणी की पूजा होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो अपने लिखी है, क्या बोलते हैं उसको, जो वो इनकी रचनाएं हैं, सॉरी, ढूढ़ानी भाषा के अंदर लिखी है। किस भाषा के अंदर, ढूढ़ानी भाषा के अंदर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए दादू पंथ कहां है, दादू जी जिनका जन्म अहमदाबाद के अंदर होता है। राजस्थान के अगर अंदर पीठ पूछा जाए तो ध्यान रखना, नारायणा जयपुर के अंदर इनकी मुख्य पीठ है। उसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना, ये जो दादू पंथ के लोग होते हैं ये मृत्यु के बाद में शरीर को खुला भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। पशुओं के लिए ना जलाते हैं ना दफनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा नारायणा के अंदर इसकी प्रमुख पीठ है। शिष्य इनके 52 स्तंभ कहलाते हैं, गरीबदास जी, सुंदरदास जी, रज्जब जी जो कि जीवन भर अपने दूल्हे के वेश में रहते हैं, ये ध्यान रखना। और जो इनकी रचनाएं हैं वो ढूढ़ानी भाषा के अंदर है। इनकी वाणी की पूजा की जाती है। इनके दरबार को अलग दरबार भी कहा जाता है। ये आपको मेन पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर लालदास जी नाम आ रखा है, लालदास जी, एक मिनट, ये पेन चल नहीं रहा।
देखिए लालदास जी कहां के संत है? ये मेवात क्षेत्र के संत है भाई, ध्यान रखना। अलवर के धौलीधूप गांव में इनका जन्म होता है, ठीक है ना। और नगला भरतपुर के अंदर इनकी मुख्य पीठ है, ठीक है ना, किनकी? लालदास जी की। उसके अलावा जसनाथ जी जो कि कतरियासर बीकानेर का इनका प्रमुख पीठ है। उसके अलावा रामचंद्री संप्रदाय जो कि कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, इनके शाहपुरा भीलवाड़ा। तो ध्यान रखना ये दादू पंथ से संबंधित हैं। जसनाथ जी जो कतरियासर बीकानेर, लालदासी संप्रदाय मेवात से संबंधित, और इनकी प्रमुख पीठ नगला भरतपुर, जबकि इनका जन्म धौलीधूप, किसका? लालदास जी का। और रामचंद्र संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मुख्य पीठ, ठीक है ना, जहां पर रामचरण जी ने यह पीठ को स्टार्ट किया था। यह प्रश्न हो गया, एक पहला प्रश्न क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न, यह भी प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, देख लो। ऐसे ही प्रश्न उठा के वापस पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को वापस बार में या तो तोड़ मरोड़ के या फिर इनमें से ही कुछ शब्द उठा के वापस से पूछे जाते हैं। इसलिए हमने ये 40 प्रश्न लिए हैं। 40 प्रश्नों के साथ में जो व्याख्या अगर आप देखेंगे तो 60, 70 या 80 तक प्रश्न पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार है वो हल्दी घाटी युद्ध के राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? यहां पर जो नाम लिख रखे हैं वो आपको बताना है कौन से वो व्यक्ति थे जो कि राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो देखिए राम सिंह तंवर, जो रामशाह के नाम से जाना जाता है, क्या ये राणा प्रताप के पक्ष में लड़ा था? तो लड़ा था भाई, ये लड़ा था। झाला बीदा लड़ा था, झाला अजा महाराणा सांगा के पक्ष में लड़ा था। ये ध्यान रखना, झाला बीदा है जो कि महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़ा था। रावत कृष्णदास चुंडावत लड़ा था, ठीक है। और माधव सिंह कचवा ये भी लड़ा था। इस हिसाब से इस प्रश्न को देखा जाए तो चारों ऑप्शन सही है, यानी चारों ऑप्शन सही ये वाला है, बे ऑप्शन सही है। अब देखिए हल्दी घाटी युद्ध ये किन के मध्य? पहली बात तो आपको यही याद होना चाहिए, 1576 के अंदर लड़ा गया था, ठीक है। 18 जून 1576 है, कहीं कहीं 21 जून भी मिलती है, यह भी आप ध्यान रखना। लेकिन किसके के मध्य हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप। अब आपको कमेंट करके बताना है हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो यह हो गया हल्दी घाटी युद्ध। और आपको एक बार बता दें, जो बदायूं ने है ना हल्दी घाटी के युद्ध को, सॉरी वो ठीक है, ये अकबर और प्रताप, ये पता होना चाहिए भाई, ये चारों के नाम पता होना चाहिए। राम सिंह तंवर, झाला, मैं बार बार बोल रहा हूं झाला बीदा है, झाला अज्जा यहां पर नहीं आएगा। झाला अज्जा महाराणा सांगा के पक्ष में लड़ा था। रावत कृष्णदास चुंडावत है, माधव सिंह कचवा है, तो ये इनका नाम ध्यान होना चाहिए। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर का सेनापति मान सिंह था और प्रताप और अकबर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिए सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही सूची का या त्योर दे रखे हैं, इनको सही मिलान करना है। दिखाई दे रहा होगा सबको, है ना। अब देखिए बूंदी की कजली तीज, इसको बड़ी तीज भी बोला जाता है, जबकि एक छोटी तीज और आती है जो कि श्रावण शुक्ला तृतीया, और एक है चैत्र शुक्ल तृतीया। यहां पर त्योहारों की शुरुआत होती है जो कि क्या है? श्रावण शुक्ला तृतीया, जो कि वो वाली है ना। अब देखिए बूंदी कजली तीज, इसमें से कौन सा आएगा? ये बड़ी तीज है, लेकिन ये छोटी तीज है, ध्यान रखना। और छोटी तीज कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। इसको बूढ़ी तीज भी बोला जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा चैत्र शुक्ल तृतीया, यहां पर गणगौर, यहां पर त्योहारों का ये अंतिम त्योहार है और ये फर्स्ट त्योहार है भाई, ये फर्स्ट है और ये अंतिम है। त्योहारों में सबसे पहले तो आता है श्रावण शुक्ला तृतीया जो कि छोटी तीज, जो कि जयपुर की सवारी तीज की प्रसिद्ध है। चैत्र शुक्ला तृतीया जो कि गणगौर, ये त्योहारों में अंतिम है। उसके अलावा आप 2 श्रावण के और याद रख सकते हो, एक तो श्रावण कृष्ण
पंचमी और एक और है श्रावण कृष्ण नवमी। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। श्रावण कृष्ण पंचमी और श्रावण कृष्ण नवमी। श्रावण कृष्ण पंचमी को तो नाग पंचमी है, नाग पंचमी, और यहां पर है नेवला पूजन। ठीक है, तो श्रावण कृष्ण नवमी नेवला पूजन, श्रावण कृष्ण पंचमी नाग पंचमी। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब देखिए बूंदी का कजली तीज जो कि बड़ी तीज के नाम से भी प्रसिद्ध है, और ये कब आती है तो देख लीजिएगा। इनमें से भाद्रपद कृष्ण तृतीया ये वाला सही ऑप्शन होगा। अब पहला ऑप्शन देखिए, एक इसमें है एक इसमें है, इसका मतलब ये दो तो कट हो गए, दो तो कट हो गए पहले से, क्योंकि पहला ऑप्शन चाहिए। इसमें भी पहला है, इसमें भी पहला है। अगला देखिए होली। होली सबको पता होगा कब मनाते हैं, फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा को भाई सेकंड ऑप्शन इसमें आ रहा है, सेकंड इसमें भी आ रहा है। अगला देखिए फाल्गुन होली हो गया। पर्युषण पर्व ये जैन धर्म का है, ध्यान रखना। और पर्युषण पर्व कब मनाते हैं हम, ये मनाते हैं कौन सा वाला, फाल्गुन भाद्रपद माह में मनाते हैं हम कौन सा वाला, आपके ये पर्युषण पर्व, ये भाद्रपद वाला। ये देखिए यहां पर 3 नंबर आ रखा है, जबकि यहां पर 4 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, दूसरा सही है। ठीक है, अब देखिए बूंदे की कजली तेज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, होली फाल्गुन पूर्णिमा, पर्युषण भाद्रपद माह, और गणगौर तो मैंने पहले भी बता दिया है चैत्र माह के अंदर शुक्ल तृतीया के अंदर। तो ये सब हो गए। वापस से देख लीजिएगा, बूंदी कजली तीज जो कि बूंदी की प्रसिद्ध है, बड़ी तीज के नाम से प्रसिद्ध है, वो भी भाद्रपद शुक्ला तृतीया है। ठीक है, होली फाल्गुन पूर्णिमा और पर्युषण पर्व जो कि जैन धर्म का है, जो कि भाद्रपद माह में मनाया जाता है, और गणगौर जो कि चैत्र माह का त्योहार है, जो कि शुक्ला तृतीया को मनाते हैं। ये अंतिम त्योहार भी है। ठीक है ना, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, और कई बार ये साथ में पूछा गया है, कई बार इसको टुकड़ा में करके एक एक पूछ लिया जाता है। तो अब हम पूरा का पूरा देख लेते हैं, इसका विस्तार से देख लेते हैं। तो देखिए खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को। किस किस के मध्य होता है, ये बाबर और राणा सांगा, राणा सांगा और बाबर के मध्य। अगला भटनेर का युद्ध 1398 के मध्य। किन किन के मध्य हो रहा है, ये एक हो रहा है तैमूर और भाटी शासक था दूलचंद, दूलचंद है ना, भाटी शासक। अब अगला गिरी सुमेल या फिर सुमेल गिरी का युद्ध ये हो रहा है 1544 के अंदर। किन किन के मध्य, मालदेव और शेरशाह सूरी। अगला युद्ध है हल्दीघाटी का युद्ध, ये तो सबको पता होगा, 18 जून 1576 को अकबर और प्रताप, महाराणा प्रताप है ना। अब देखिए खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है। तो आपको ये आइडिया लग गया कि भी 1527 में हुआ। भटनेर का युद्ध जो कि हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है, ये 1398 तैमूर और दूलचंद भाटी के मध्य हुआ था। ठीक है, अगला है सुमेलगिरी, ये जो पाली के अंदर पड़ता है, जो कि 1544 के अंदर मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 18 जून 1576 जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। अब इसका क्रम सेट करना है, तो सबसे पहले तो 1398 वाला हुआ था, है ना। तो सबसे पहले 2 नंबर आएगा ना, बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या लिखना है, तृतीय क्रम को रखते हुए सही उत्तर का युद्धों का चयन कीजिए। यानी कि 2 सबसे पहले, फिर आ जाएगा 1 1527 और फिर आ जाएगा 3 1544 और फिर 1576। यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है, एकदम सही है बी ऑप्शन। यानी कि सबसे पहले खानवा का युद्ध 1527 के अंदर, फिर दूसरा सबसे पहले तो भटनेर का युद्ध 1398, फिर आपके खानवा का युद्ध 1527, फिर गिरी सुमेल का युद्ध जो कि 1544 और फिर है हल्दीघाटी का युद्ध 1576। ये चारों युद्ध सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कई बार प्रश्न पूछा गया है। आपको अलग भी देखने को मिल सकता है, या फिर ये मैच वाला प्रश्न भी मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और यह प्रश्न तो हर किसी का फेवरेट है और बार बार ये पूछा जा रहा है। देखिए राजस्थान के एकीकरण के
विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म को कौन सा है। अब देखिए द्वितीय चरण जो कि 25 मार्च को बना था, तृतीय चरण ये कह रहा है 25 मार्च, और चतुर्थ चरण भी आपके ये बोल रहा है 30 मार्च 1949, पंचम चरण 15 मई 1949। अब देखिए राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो 7 चरणों के अंदर हुआ था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे, यह आप सबको पता होगा। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों के अंदर। कितने चरणों के अंदर? 7 चरणों में। और ये कब स्टार्ट होता है? तारीख ये जो इसका प्रथम चरण है, जहां कहीं तारीख 18 या 17 मार्च 1948, ये फर्स्ट डेट है, ठीक है ना, प्रथम चरण की। लेकिन सेकंड चरण आपने देखा होगा, ये तारीख लिख रखी है जो कि एकदम सही है, 25 मार्च 1948। ये तारीख दूसरा ये सही है, द्वितीय चरण ये सही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तृतीय चरण में दिक्कत है। और तृतीय चरण क्या था? यहां पर 18 अप्रैल था, 18 अप्रैल, और यहां पर 1948 था, ठीक है। यही प्रश्न आपका, यहीं पर गलती हुई है। यहां पर 18 अप्रैल था और इसलिए यहां पर 25 मार्च लिख दिया था, जबकि सन भी गलत लिखा हुआ है। तो आपका ये आंसर सही होगा। यह अयुग्मित है भाई, असंगत है, ठीक है। अगला चतुर्थ चरण जो कि 30 मार्च 1949 को बना था, यह बात सही है। और पंचम चरण जो कि 15 मई 1949 को बना, यह भी बात सही है, लेकिन यह गलत थी, है ना। तो ध्यान रखना, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों के अंदर। कितनी रियासतें? 19 रियासतें। 19 रियासतें, 3 ठिकाने। सबसे पहले मत्स्य संघ बना था, फिर राजस्थान संघ बना। प्रथम चरण के अंदर जो कि मत्स्य संघ बना था, जिसके अंदर 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा सेकंड चरण 25 मार्च 1948, थर्ड चरण 18 अप्रैल 1948, और चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949, पंचम चरण 15 मई 1949। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 अगला चरण, और उसके बाद में 1 नवंबर 1956 जो कि राजस्थान वर्तमान में अस्तित्व में आया था उसके बाद, ठीक है ना। ये सातों चरण आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें से बार बार प्रश्न आ रहा है। चलते हैं अगला प्रश्न। ये राजस्थान की कला एवं संस्कृति से प्रश्न है राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो, ये कई बार पूछा गया है, आणो क्या है, और आगे भी पूछने की संभावना ज्यादा रहती है भाई। कई बार ये प्रश्न रिपीट भी हो चुका है। तो देखिए, पहला है कुआं पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात को डेरा देखने जाना, ये तो बात नहीं है भाई। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, क्या ये बात सही है? ये बात सही है एकदम, ठीक है ना। विवाह के पश्चात जब दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है, और उसी को राजस्थानी भाषा के अंदर आणो कहा जाता है, ठीक है ना। अगला है जल जोड़ने की एकादशी, जबकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर 3। तो ये ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न सबका फेवरेट है, यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, और अरावली की जो छोटियां हैं उनमें से प्रश्न जरूर आता है, यह भी आप ध्यान रखना, वो हर बार पूछता है। अब देखिए, इसमें 4 चोटियां दे रखे हैं, और चारों का मैं क्रम बता देता हूं। एक तो है 1722 मीटर, और एक है 1597 मीटर, और कौन सी दे रखी है? एक है 1431, और एक है 1390। ये 4 चोटियां दे रखी हैं, और चारों का इस हिसाब से क्रम होने वाला है। देखिए, यहां पर तो हो जाएगी गुरु शिखर, उसके बाद में है शेर, और फिर जरगा, और फिर एक कौन सी थी? दिलवाड़ा। ये है इनकी चोटियां, ठीक है ना। और अब इसमें से हिसाब से क्रम देख लीजिएगा। सबसे पहले गुरु शिखर आएगा। ये पे पूछ क्या रहा है? बढ़ते क्रम में बताना है भाई। सबसे बड़ी सबसे बाद में होनी चाहिए, इसका मतलब गुरु शिखर सबसे बड़ी है, तो डी सबसे बाद में आएगा। ये और ये तो पहले से ही कट गया। उसके बाद में कौन सी आएगी? शेर आएगी, यानी कि बी आएगा। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। अब देखिए आगे देखिए, दिलवाड़ा जो कि उससे बाद में कौन सी आएगी? जरगा आएगी, और जरगा ए है, और ए इसमें है, और इसमें ऑप्शन क्या कम पड़ गए? इसमें नहीं है, इसमें सी है, जो कि ये नहीं हो सकता, ये होगा भाई। सबसे छोटी
से, यानी कि दिलवाड़ा उससे बड़ी, जरगा उससे बड़े शेर, और उसके बड़े कौन सी होगी आपके गुरु शिखर। यानी कि ये देखिए दिलवाड़ा, जरगा, फिर शेर और फिर गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन एकदम सही है। ये छोटियों का क्रम आपको याद होना चाहिए और इसी क्रम में याद होना चाहिए। आपको सबकी ऊंचाई याद होगी तभी ये प्रश्न हो सकता है, अन्यथा ये प्रश्न होना बहुत मुश्किल है भाई। 1722 जो कि गुरु शिखर, 1597 शेर, 1431 जरगा और 1390 दिलवाड़ा। गुरु शिखर कहां पर है, सिरोही के अंदर भी। अब आप बता दीजिएगा कि जरगा कहां पर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाँ ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जो कि जैन धर्म से संबंधित है, कौन कौन से वो सिद्धांत हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं बार बार भाई। अब देखिए इनमें से आपको कौन कौन से लगते हैं, क्या अनेकांतवाद है, क्या सरस्वतीवाद है, क्या शून्यवाद है, क्या सयादवाद है। तो भाई एक पता है कि अनेकांतवाद है वो जैन धर्म का पक्का है, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन एक तो ये हो सकता है, एक इसमें ये हो सकता है, लेकिन इसमें एक है नहीं और इसमें एक है नहीं, दो तो वैसे भी कट गए। अनेकांतवाद एक ऑप्शन अगर पता होता है तो भी सवाल होने के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन शून्यवाद नहीं होगा, शून्यवाद हो नहीं सकता। इसका मतलब 3 तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो मतलब 3 हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब तो एक तो पक्का ही होगा। इसका मतलब अनेकांतवाद और एक है सयादवाद, ये दोनों जैन धर्म से संबंधित है। और एक अभी हमने पढ़ के आए पर्युषण पर्व, वो भी जैन धर्म से ही संबंधित था, ठीक है ना, वो भी जैन धर्म से ही संबंधित था, जो कि भाद्रपद माह के अंदर उसका त्योहार मनाया जाता है। ये नहीं है और ये भी नहीं है, दो थे, दोनों याद रखना, एक अनेकांतवाद एक आपके सयादवाद, दोनों जैन धर्म से संबंधित है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताना है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताना है जो जिसने बिचौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, उसे गिरफ्तार किया गया, फिर 1930 के सत्याग्रह, 1932 के सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। मतलब उस महिला का नाम बताना आपको, बिचौलिया किसान आंदोलन के अंदर भाग लिया था, फिर बाद में 1932 के अंदर सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है ना, उसमें भी भाग में लिया था, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसके अंदर सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के अंदर भाग लिया था। तो उस महिला का क्या नाम है, बता सकता है कोई? क्या रमा देवी हैं, क्या रतन शास्त्री हैं, क्या अंजना देवी चौधरी हैं, क्या किशोरी देवी हैं? अब आपको बताना है। अब मैं आपको बताता हूं बिचौलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिचौलिया किसान आंदोलन जो कि भारत का सबसे लंबा चलने वाला है आंदोलन, ठीक है ना। एक तो ये लंबा आंदोलन चला था, उसके अलावा 1897 से यह आंदोलन स्टार्ट होता है और 1942 तक या फिर 1941 तक चला भाई। 1941 तक यह आंदोलन चला था, 1897 से लगाकर 1941 तक चलने वाला, लगभग 44 वर्षों तक चला था, लगभग 44 वर्षों तक चला था। अब उसके अलावा इसमें क्या है, लगभग 44 वर्षों तक चला था। और ये बिचौलिया कहां पर पड़ता है? मेवाड़ के अंदर, और ये ए श्रेणी का ठिकाना था, ठीक है ना, ए श्रेणी का ठिकाना था बिचौलिया किसान आंदोलन, जो कि सबसे लंबा चला था। भारत का एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो कि अहिंसक आंदोलन था, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और बिचौलिया मेवाड़ के अंदर पड़ता है। बिचौलिया किसान आंदोलन 3 चरण के अंदर चला था। कितने चरण? 3 चरण के अंदर चला था। पहले चरण के अंदर किसने नेतृत्व किया था? तो साधु सीताराम दास ने पहले चरण का नेतृत्व किया। सेकंड चरण का आपके विजय सिंह पटेल जो कि भूप सिंह ने किया था, और अंतिम चरण जो कि हरि भाऊ उपाध्याय द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। 3 चरणों के अंदर चला था लगातार, ये आंदोलन 44 वर्षों तक चला था, यह भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर रमा देवी होगा। रमा देवी वो महिला थी जिसके अंदर बिचौलिया किसान आंदोलन के अंदर भी भाग लिया था। फिर इनको गिरफ्तार किया गया था, 1930 के अंदर सत्याग्रह में भाग लिया, और 1932 के अंदर सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के अंदर भी इस महिला ने भाग लिया था। तो ये ध्यान रखना, ये किशोरी देवी वही है जो सीकर के अंदर जो आंदोलन होता है ना, उसके अंदर जो 10,000 महिलाएं भाग लेती हैं, ये वही महिला है। रतन शास्त्री जो कि हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी है ना, तो ये भी ध्यान रखना। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये प्रश्न देखिए, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य
से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो बताइए भाई, वो कौन विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 के अंदर राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था? तो कौन था वो? क्या वीरेशलिंगम द्वारा था, या फिर के रामकृष्ण पिल्लई द्वारा था, या फिर के टी तेलंग द्वारा था, या फिर गोपालाचारियार द्वारा था? तो इस प्रश्न का तो सही आंसर वीरेशलिंगम होगा भाई। वीरेशलिंगम द्वारा ही विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 1871 के अंदर राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया। ये बात सबको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर के अंदर कहां पर स्थापना की गई? बेंगलोर के अंदर स्थापना की गई। कब और किन के प्रयासों से की गई? स्थापना बेंगलोर के अंदर की गई, ये सबको पता है, लेकिन अब ये कब की गई तो आपको बताना है। क्या 1917 के अंदर, 1917 के अंदर प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा की गई, या 1930 के अंदर जेसी बोस के अंदर द्वारा की गई, या फिर 1909 जमशेदजी टाटा द्वारा की गई, या फिर 1911 मेघनाथ साहा द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर तो थर्ड नंबर ऑप्शन होगा, 1909 के अंदर। देखिए, इसकी स्थापना बेंगलोर के अंदर, कहां पर? बेंगलोर के अंदर। कब की गई? 1909 में। किसने की? जमशेदजी टाटा ने, जमशेदजी टाटा ने की। तीनों ऑप्शन याद होने चाहिए। बेंगलोर के अंदर स्थापना कब? 1909 और जमशेदजी टाटा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाँ, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। ये प्रश्न अलग अलग भी पूछा गया है, आजकल मैच वाले प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमिलित नहीं है? प्रश्न सही ढंग से पढ़ना, क्योंकि वहां पर या तो सुमिलित है या फिर सुमिलित नहीं है, ऐसे पूछता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन मीनाकारी जयपुर, एकदम सही है। मीनाकारी का काम जयपुर के अंदर ही किया जा रहा है, ये एकदम सही है। अजरक प्रिंट जो कि सागानेर, यही गलत है, क्योंकि अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है भाई, ध्यान रखना। अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। टेराकोटा शिल्प कहां का प्रसिद्ध है? मोलाला ग्राम, ठीक है। और थेवा कला जो कि कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की थेवा कला। मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट जो कि बाड़मेर, टेराकोटा शिल्प मोलाला। जबकि इस प्रश्न का सही आंसर तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न पर। यह प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आपको एक दो भी पता है तो भी ये प्रश्न हो सकता है। ऐसे प्रश्न के अंदर हमेशा ध्यान रखना, आपको जो पता है वो आप सबसे पहले याद करोगे। अब आपको ज्यादा नहीं पता है तो महावीर स्वामी का वाला तो पता ही होगा, और वो महावीर स्वामी का से है, इसका मतलब सी ऑप्शन जहां पर है वहां पर आप देखिए 2 नंबर होना चाहिए। यहां पर सी ऑप्शन में 2 नंबर होना चाहिए। यहां 4 है, यहां 3 है, और यहां पर 2 है, और यहां पर 2 है। इसका मतलब ये कट गया और ये कट गया। एक ऑप्शन से ही अगर आप एक ऑप्शन पता होता है तो भी आपका सवाल सही होने के चांस ज्यादा हो जाता है। देखिए, महावीर स्वामी का सी था तो मैंने वहां पर सी में ये सी ढूंढ लिया, ठीक है ना, 2 नंबर। अब आपको एक अगर और पता हो जाए तो फिर ये प्रश्न और भी आसानी हो सकती है। अब देखिए, पार्श्वनाथ वाला, जो पार्श्वनाथ है ये नहीं पता है, या आदिनाथ है या शांतिनाथ। अब देखिए कौन सा आपको और पता हो सकता है? जो 3 नंबर है ना। अब देखिए, पार्श्वनाथ वाला ही आपको पता होना चाहिए। अगर पार्श्वनाथ सरल है और ये अगर इसमें से एक और पता है तो पार्श्वनाथ देखिए कौन सा है? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ में इसमें कौन सा आ सकता है? तो देखिए, पार्श्वनाथ के अंदर आपके सरफ आएगा। पार्श्वनाथ के अंदर आप देखिए, इसके ऊपर भी र लिख रखा, इसके ऊपर भी र लगा रखा है। तो देखिए, ये 3 नंबर, ए में 3 नंबर, ए में 3 नंबर इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही है। इनमें से सिर्फ अगर आपको 2 ऑप्शन पता होते तो ये पूरा सवाल ही हल हो जाता। अब देखिए, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का क्या था? आपके सरफ था, ठीक है, सॉरी ये प था, सरफ। और महावीर स्वामी जी का आपको सबको पता था क्या था? तिया। इन 2 से ही ये प्रश्न क्लियर हो रहा है पूरा। और आगे वाला आदिनाथ, आदिनाथ का क्या था? देखिए, ए ऑप्शन में 3 है, मतलब पार्श्वनाथ के अंदर पार्श्वनाथ के अंदर सरफ होगा। अगला है आदिनाथ, आदिनाथ के अंदर होगा वर्षा, और उससे अगला है महावीर, महावीर के सिंह होगा,
और शांतिनाथ के हिरणकूट होगा। इसके हिसाब से ये ऑप्शन 4 वाला सही है। ठीक है, तो पार्श्वनाथ सिर्फ, महावीर सिंह, अगला क्या था, आदिनाथ वर्षव और शांतिनाथ हिरणकूट। ये सबको पता होना चाहिए, ऐसे प्रश्न भी अक्सर आ जाते हैं भी। अब देखिए अगला प्रश्न है, हाँ ये प्रश्न, जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी क्या नाम है, भटियाणी प्रताप कुंवरी। ये जोधपुर की रानी है, जो किसकी पत्नी है, महाराजा मान सिंह की। ठीक है, और अपने द्वारा बनाए गए मंदिर का पुनः क्या करवाया था, अन्य जगह पुनः बनाया। और उसके अलावा पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है। आपको जोधपुर के जो मानसिंह है, उन मानसिंह की जो भटियाणी रानी है, जिसका नाम है क्या, प्रताप कुंवरी, उन्होंने पहले मंदिर बनाया था, वो मंदिर धंस गया है। अब एक नई जगह 1857 में मंदिर बनाया। वो मंदिर कौन सा है, उस मंदिर का क्या नाम है, क्या कुंज बिहारी मंदिर है, या फिर महामंदिर है, घनश्याम जी का मंदिर है, या फिर तीजा माजा का मंदिर है। तो ये मंदिर आपके तीजा माजा का मंदिर है भाई। जोधपुर के महाराजा मानसिंह की पत्नी प्रताप कुंवरी द्वारा जो पहले मंदिर धंस गया था, 1857 में उस मंदिर को वापस बनाया गया। उस मंदिर का नाम है तीजा मांझी का मंदिर। यह आपको ध्यान होना चाहिए। और आपको बता दें, जो ये महामंदिर, ये नाथ संप्रदाय का मंदिर है भाई, ये नाथ संप्रदाय का मंदिर है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौर्यकालीन मूर्तियां मणिभद्र के नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। क्या ये झींका नगरा से प्राप्त हुई है, क्या ये नौहग्राम से प्राप्त हुई है, या फिर बेसनगर से प्राप्त हुई है, या प्रखम से प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये प्रखम से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है, प्रखम से प्राप्त हुई है। ध्यान रखना, ये प्रखम से प्राप्त हुई है मौर्यकालीन। उसके अलावा देखिए आप मौर्यकाल के अंदर, मौर्यकाल में राजस्थान में मौर्यकाल के अवशेष कहां से मिले हैं, बेराट से मिले भाई। बेराट कहां पर है, जयपुर के अंदर। लेकिन अब नवीनतम देखा जाए कोटपुतली बेरोड भी हो सकता है। ठीक है, कोटपुतली बेरोड में कुछ हिस्सा। बेराट जिसकी राजधानी विराट नगर है ना, मत्स्य नगर की क्या था राजधानी, किसकी थी, ये मत्स्य नगर की, मत्स्य नगर। विराट है वो मत्स्य नगर की राजधानी था। बेराट से जो मौर्यकालीन अवशेष मिले ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा क्या मिला, यहां पर भामरू शिलालेख मिले, अशोक के शिलालेख मिले। 1837 के अंदर यहां पर कैप्टन बर्क द्वारा यहां पर खोज की गई थी, और 1871 के अंदर कालायल द्वारा यहां पर खोज की गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न ये देखिए, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और साहित्य में से कौन सा भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, साहित्य में से प्रश्न जरूर आता। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक गलत है भाई। पुस्तकें हैं, उसके लेखक है। नेत्रंग पुस्तक किसने लिखी, क्या प्रताप सिंह ने लिखी। नागदमन पुस्तक सयाजी झूला ने लिखी। रणमल चंद जो कि श्रीधर व्यास ने लिखा। बासा भूषण जो कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने लिखा। तो देखिए इस प्रश्न का तो क्या भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह ने लिखा, सही है। रणमल चंद श्रीधर व्यास एकदम सही है भाई। उसके अलावा नागदमन सयाजी झूला एकदम सही है। नेत्रंग यही गलत है, क्यों, क्योंकि नेत्रंग है वो आपके किसने लिखी, राव बुद्ध सिंह ने लिखी थी, राव बुद्ध सिंह ने लिखी। यही प्रश्न इसका आंसर था, राव बुद्ध सिंह द्वारा नेत्रंग लिखी गई है। तो नागदमन सयाजी झूला, रणमल चंद श्रीधर व्यास, भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह जो कि जोधपुर के थे ना। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो गया, मतलब ये सही सुमेलित नहीं है। उसके अलावा पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई ने लिखा, यह भी आप ध्यान रख सकते हो। और अब आप एक बताइए, नरपति नाला ने कौन सा लिखा था, और आप ये बताइए जरूर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के
प्रयास से गोली खाई, ये घटना किस स्थान की है? तो ये घटना किस स्थान की है? क्या सोनितपुर की है, क्या मिदनापुर की है, क्या कोरापुर की है, क्या गोपुर की है? तो ये घटना आपके गोपुर की है भैया। यह घटना गोपुर की है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ जो कि एक नामक महिला थी, उस महिला ने पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसकर उन्हें गोली खाई, और यह घटना किस स्थान की है? तो गोपुर की है। चलिए, हाँ, ये प्रश्न तो कई बार आ भी चुका है और आगे भी आएगा भाई, ठीक है ना, ये तो आएगा भाई, पक्का ही है। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव, ये कई बार पूछा गया है, अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है ना। उसके अलावा हाल गुरु है, चाप गुरु है ना, बहुत सारी उपाधियां हैं इनकी महाराणा कुंभा की। तो इस प्रश्न का तो सीधा डायरेक्टली आंसर है महाराणा कुंभा। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसको मिली है? अभिनव भट्टाचार्य, महाराणा कुंभा। उसके अलावा हाल गुरु है, चाप गुरु है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं, संगीत राज है, संगीत मीमांसा है ना, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये क्वेश्चन देखें, इसमें से भी अगर आपको एक दो पता हो तो भी प्रश्न हो सकता है। अब देखिए, ब्रही, ब्रही किसको बोला जाता है? इसमें से आप बता सकते हैं। तो देखिए, ब्रही आपके चावल को बोला जाता है, ये तो पक्का हो गया। और उसके अलावा मुझे पता है, ये सी वाला मुझे लगता है कि आपके ये अलग है यहां से, ठीक है ना। जो का नाम यू बोलते हैं, जो को यू बोलते हैं। तो दो ऑप्शन देखिए, ब्रही चावल को बोला जाता है। अब देखिए, ब्रही चावल, चावल सेकंड नंबर ऑप्शन है, इसमें सेकंड आ नहीं रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं, इसमें ही आ रहा है। एक ही ऑप्शन से सही हो रहा है भाई, एक से ही ये तो सही हो गया। मतलब चावल से ही, अगर आपको चावल पता है तो भी सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, सेकंड नंबर ऑप्शन मर्दू यानी कि बी, क्या बोलते हैं? मर्दू यानी कि बी, यानी एक मिनट, बी में 3 क्या है? मूंग, यहां पर मूंग बोलते हैं इसको। अगला है सी में 4, यू में 4, ये देख लीजिएगा जो आ गया। और अगला है डी में 1, यानी कि इक्सु किसे बोलते हैं? गन्ना को। तो देखिए, इसको तो चावल, ब्रे को चावल, ठीक है, यू को जो, ये देखो जो लिख रखा ना, जो खाने वाली वर्ड, ठीक है ना। और मुर्दू को मूंग, ठीक है, और इक्सु को आपके गन्ना, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रही चावल, मुर्दू, मूंग, यऊ, जो और इक्सु गन्ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। भी इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। देखिए, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। देखिए, पहला है कि यह प्रसिद्ध, इसे महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया था। एकदम बात ये तो सही है भाई, ये बात सही है कि महाराणा कुंभा ने ही बनाया था, ठीक है ना। और सारंगपुर युद्ध के बाद में बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी कुल मंजिल 11 मंजिल नहीं भाई, 9 मंजिल है ना, यही बात गलत है। इसमें जेता की मूर्ति उत्कृष्ट है, ये भी बात सही है। तो देखिए, ऑप्शन 1 और 3, डी ऑप्शन सही है। 9 मंजिल का है, महाराणा कुंभा ने बनाया था, सारंगपुर युद्ध के जो विजय हुए थे उसकी खुशी में बनाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अल्लाह भी लिखा हुआ है, मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है इसको, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पर्यटन स्थल? भटने दुर्ग, हनुमानगढ़ एकदम सुमेलित है। मैनाल जो कि अजमेर, ये गलत है भाई, भीलवाड़ा के अंदर है भाई, भीलवाड़ा, ठीक है। और यही आपका प्रश्न का आंसर है। ओसिया जो कि जोधपुर में पड़ता है, केला देवी मंदिर जो कि करौली है, जहां पर लांगुड़िया नामक गीत भी गाया जाता है ना केला देवी की याद में, तो ये सभी सही है। चले अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये प्रश्न तो हो गया था भाई, ये तो अभी हो गया था। अगला देख लेते हैं, ये वाला। सन 1903 के अंदर किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौवरी कर, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, चौवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय क्या है देना अपेक्षित था? मतलब कुछ कर के रूप में देना, चौवरी कर के रूप में देना था।
तो ये किसने लगाया? राव कृष्ण सिंह ने, या फिर राव पृथ्वी सिंह ने, या फिर केसरी सिंह ने, या फिर भूप सिंह ने। तो मैं हमने जब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था उसी के अंदर हमने पढ़ा था, एक तो चवरी कर है और एक पढ़ा था तलवार बंदाई कर। एक तलवार कर, तलवार बंदाई कर। अब ये एक तो ये तो किया था करशन सिंह ने और ये किया था पृथ्वी सिंह ने। ये किया था 1903 में, तो ये किया था 1906 में। ठीक है, चवरेकर आप चक से याद रख सकते हो, तप से आप ये याद रख सकते हो। तो देखिए ये किसने किया था? राव कृष्ण सिंह ने इसको स्टार्ट किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? मतलब एक सीध में संलग्न, ठीक है ना। अब इनमें से आपको पता ही होगा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, ये तो हो ही नहीं सकते। सिरोही, पाली, जालो, हाँ यही भी सही है भाई, यही आंसर सही है। ये दोनों ही, ये तीनों जिले संलग्न है एक सीध में, ठीक है ना। चुरू, झुंझुनू, जयपुर, ये नहीं हो सकता। सिरोही, बाड़मेर, जिसमें ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगला है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे तो चरणदास जी, लालदास जी, या फिर हरिरामदास जी, या सुंदरदास जी। ये दादूपन से संबंधित है, ठीक है ना। ये रामसरनाई संप्रदाय से संबंधित है और ये लालदास जी हैं, इसी का यही आंसर है। लालदास जी हैं, इस प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि लालदास जी ही क्योंकि इनका जन्म धौलीधूप गांव कहां पर पड़ता है? अलवर के अंदर इनका जन्म होता है, जबकि नगला भरतपुर इनकी प्रमुख पीठ है, जबकि शेरपुर, ध्यान रखना, शेरपुर जो कि अलवर के अंदर पड़ता है, यहां पर इनकी समाधि बनी हुई है। यह प्रमुख फैक्ट है। धौलीधूप अलवर के अंदर तो लालदास जी का जन्म होता है, शेरपुर के अंदर समाधि है, नगला भरतपुर के अंदर इनका मुख्य पीठ है या फिर मुख्य मंदिर भी मान सकते हैं, यहां पर इनका मेला भी या फिर लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न, ये तो प्रश्न सबको पता होगा। देखिए तेजाजी का जन्म स्थल का नाम है, ये सबको पता है, खड़नाल पर्वत से नागौर वाला है, खड़नाल के अंदर, ठीक है ना। और पर्वत से नागौर के अंदर मेला भी भरता है तेजाजी का, तेजादशमी पर यहां पर मेला भरता है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखिए फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। अभी मैंने पहले भी बता दिया था कि फूलडोल उत्सव रामसरनाई संप्रदाय मनाता है भाई, रामसरनाई संप्रदाय। और रामसरनाई संप्रदाय की राजस्थान के अंदर 4 शाखाएं हैं, जिसके अंदर सबसे पहली जो मूल शाखा मानी जाती है वो है सापुरा भीलवाड़ा, और यहीं पर फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन ये हो गया बी ऑप्शन, और यहीं पर इसका मनाया जाता है। और यहां पर इस गद्दी के जो प्रमुख है गद्दीदार है वो है रामचरण जी, है ना। रामचरण जी इस पेट की स्थापना करते हैं, रामचरण जी, ये भी ध्यान रखना आप, रामचरण जी। उसके अलावा खेड़ापा में है, रेण में भी है, ठीक है ना। हाँ ये हो गया, ये वाला देख लेते हैं। अगले देखिए मुंडियार की ख्यात का विषय है, मतलब मुंडियार की ख्यात के अंदर क्या लिख रखा है या फिर क्या है, तो आपको बताना है। क्या बूंदी के हाड़ा राजाओं का इतिहास है, या फिर मेवाड़ के सिसोदियों का इतिहास है, या फिर मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास है, या फिर सिरोही के चौहानों का इतिहास है। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर होगा मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास है। किसमें? मुंडियार की ख्यात में। ध्यान रखना, मुंडियार की ख्यात में मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास है। ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना भी। हाँ ये प्रश्न, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, 1857 की क्रांति, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा है वो राजस्थान के कहां के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो क्या नीमच छावनी ने दिया था, या फिर नसीराबाद छावनी ने दिया था, या खेरवाड़ा छावनी में दिया था, या एरिनपुरा छावनी में दिया था? तो इस प्रश्न का तो सही आंसर एरिनपुरा छावनी, और ये पाली में थी, ठीक है ना, उस समय मारवाड़, ठीक है।
नसीराबाद से ही राजस्थान में अंदर 27 मई 1857 की क्रांति का स्टार्ट होती है नसीराबाद से ही। नसीराबाद अजमेर के अंदर पड़ती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नीमच मध्य प्रदेश के अंदर है। खेरवाड़ा राजस्थान की ही छावनी थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एरिनपुरा छावनी से चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। जो क्रांति की शुरुआत राजस्थान से कब होती है तो 27 मई 1857, ठीक है ना। राजस्थान के अगर अंदर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का सबसे ज्यादा अगर प्रभाव या फिर सबसे ज्यादा दिन तक अगर इसका कोई प्रभाव रहा है तो वो कोटा के अंदर रहा था भाई, ठीक है ना, ये भी ध्यान रख लेना। कोटा के अंदर, ठीक है ना, कोटा था, एरिनपुरा था, नसीराबाद, ये फिर खेरवाड़ा छावनी, ये सब आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगला है रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या अलगोजा से है, क्या पुंगी से है, क्या ढोलक से है, क्या इनमें से कोई नहीं है? तो ध्यान रखना, रामनाथ चौधरी का जो संबंध है वो वाद्य यंत्र है अलगोजा। अलगोजा ध्यान रखना, ठीक है ना, ये अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। और उसके अलावा अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है अलगोजा, ठीक है ना। अलगोजा का संबंध है रामनाथ चौधरी से। पुंगी भी सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। और यह प्रश्न देखिए, महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है? इन्होंने बूंदी राज्य का इतिहास का वर्णन किया, एकदम बात सही है। इन्होंने बूंदी राज्य का ही इतिहास का वर्णन किया है, एकदम बात सही है। इनकी कविता बहादुरी की भावना का उदय होता है, यह भी बात एकदम सही है। ये मेवाड़ के निवासी थे, ये बात गलत है भाई, यही बात गलत है, गलती बताना था और यही बात गलत है, क्योंकि ये कहां थे? ये बूंदी के निवासी थे भाई, बूंदी के ही निवासी थे। और राम सिंह के, बूंदी के शासक राम सिंह के ही क्या थे? दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे बूंदी के शासक राम सिंह के। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, यह बात भी एकदम सही है। उसके अलावा वीर सतसई भी लिखी है इन्होंने, वीर सतसई, ठीक है, वीर सतसई भी लिखी है। तो ठीक है ना, सूर्यमल मिश्रण जिनका जन्म बूंदी के हरना नामक गांव में होता है और ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। और ये मेवाड़ निवासी नहीं थे, इनकी कविताओं में बहादुर की भावना, ये एकदम सही है। बूंदी के शासकों का इतिहास लिखा है इन्होंने, वंश भास्कर, वीर सतसई, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, और ये प्रश्न है गुलाबो सफेरा, यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। गुलाबो सफेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो लोक नायक, लोक गायन, या फिर लोक नृत्य, या फिर मुखिया, या फिर खेल? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लोक नृत्य। लोक नृत्य से संबंधित है गुलाबो सफेरा। कालबेलिया नृत्य से संबंधित है भाई, ध्यान रखना, कालबेलिया नृत्य से संबंधित है और ये गुलाबो लोक नृत्य से संबंधित है। चलो ठीक है, यही प्रश्न थे, प्रश्न कंप्लीट हो गए। 40 के लगभग हमने प्रश्न देखे हैं और उसकी व्याख्या से हमारे 60-70% तो लगभग हो ही चुके हैं। तो ये क्लास पूरी आप जरूर देखिएगा, आगे भी अपनी ऐसी सीरीज आने वाली है, लगातार ये जारी रहेगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप क्लास के अंदर जरूर पूरा देखिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्लास के अंदर क्या ऐड करना चाहते हैं और क्या आपको इसके अंदर अच्छी चीज लगी, ठीक है ना। धन्यवाद।